सभी को आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने मेटेलिक कंडक्टर लिया हुआ है, मान लीजिए कॉपर का वायर है। इसकी लेंथ मैंने एल ली हुई है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो कितना है, वी है। ठीक है, मान लीजिए कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन है। कितने हैं, एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, और स्मॉल एन जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, सो एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, कैपिटल एन। तो एन का मतलब हो गया कैपिटल एन अपॉन में वॉल्यूम। कैपिटल एन है टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे स्मॉल एन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल एन बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, आपका एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा इस वायर का, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एन एरिया इंटू लेंथ। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई इस गिवन कंडक्टर में। क्लियर हो गया इतना। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्टर में, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन कंडक्टर। तो आपने पढ़ा होगा टोटल चार्ज बराबर क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 10, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो ये टोटल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे एन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर टोटल, और ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज क्यों हो गया हमारे पास, एन की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, एन की वैल्यू है हमारे पास एन ए एल। क्लियर है। अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। कितनी है, वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसकी, वी डी है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, एल। क्लियर है। और उनकी वेलोसिटी कितनी है, वी डी। कितनी वेलोसिटी है, वी डी। दोबारा समझिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहे थे उनको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, एल के बराबर, और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वी डी की वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा आपको, ठीक है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव और फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये निकालते हैं जरा। ठीक है, तो टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। या आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा था बेटा उनको, एल के बराबर, और वेलोसिटी कितनी थी, वी डी। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब हमें ये पता है, क्या पता है, वी नो दैट, हमको ये चीज़ पता है कि करंट जो होता है, करंट आई, वो किसके बराबर होता है बेटा, क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्यू की वैल्यू रखिए भैया इक्वेशन 1 से, टाइम की वैल्यू रखिए इक्वेशन 2 से, वी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एल से एल क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आई बराबर आया ए एन ई वी डी।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना करंट ज़्यादा। और किस पर डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा तो आपकी करंट की वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये डेरिवेशन कर दी मैंने बहुत सिंपल तरीके से, आप फटाफट उतार लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, और जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकाला, उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम ओम्स लॉ का जो रिलेशनशिप है V = IR, वो कैसे ड्राइव करें या उसको कैसे बाहर निकालें, ठीक है, उसको कैसे डिड्यूस करें। तो देखिए यहाँ पे हमने सेम वही डायग्राम लिया हुआ है आपका, जिसमें एक मैंने कंडक्टर लिया है कॉपर वायर से, जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रही है, बैटरी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जिनका चार्ज E है। तो आपने पढ़ा था, वी नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है यानी VD, दैट इज इक्वल टू E टाउ अपॉन में M, जहाँ पे E जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, कैपिटल E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन कॉलिजन्स, टू कॉलिजन्स, एंड M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने यहाँ पे जो है वेक्टर साइन नहीं लिया हुआ है, मैं अभी सिंपल स्केलर फॉर्म में निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है। सो VD बराबर, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस, होता कि नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, V/L। उसको यहाँ पे रख दीजिए आप, ये कैपिटल V है और ये स्मॉल VD है, ठीक है, याद रखना। क्लियर हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये यहाँ पे हमने नोट कर लिया था इससे, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट, हमको ये भी पता है, क्या पता है हमको भैया, हमको ये पता है कि जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू ANE VD। अभी हमने जस्ट प्रीवियस वाले टॉपिक में इसको ड्राइव किया था। इक्वेशन फर्स्ट में से VD की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, ठीक है। VD की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, क्लियर है, ठीक है। I को इधर ले जाइए V के नीचे, और बाकी सबको इधर ले आइए, ठीक है। ML अपॉन में ANE² टाउ बराबर V अपॉन में I को इधर ले आए V के नीचे, बाकी सबको इधर ले गए। और आपको पता है V/I किसके बराबर होता था, R के। किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ वायर की कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेंज नहीं कर सकते हम, चार्ज कांस्टेंट है, और जो कॉलिजन टाइम है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, यानी दिस कंप्लीट थिंग इज कांस्टेंट। और जाहिर सी बात है V/I आपके रेजिस्टेंस के बराबर होता है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आया R बराबर V/I, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं V/I बराबर R, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। तो R बराबर क्या हो गया, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ से निकल के आता है हैंस रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर ML अपॉन में ANE² टाउ। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, देखिए ये कौन सा इक्वेशन डाल दूँ इसको, 2, रेजिस्टेंस आ गया।
ओके, यहाँ से और चीज़ देखिए, अभी रुक जाइए, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, R बराबर M अपॉन में ANE स्क्वायर, सॉरी NE स्क्वायर टाउ इंटू में L अपॉन A। L को अलग कर लिया, A को थोड़ा सा अलग कर लिया, तो ये चीज़ किसके बराबर दिखाई दे रही है आपको? रो के। किसके बराबर दिखाई दे रही है? रो फॉर्मूला याद आ रहा है? R बराबर रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, फॉर्मूला याद आ रहा है? R बराबर रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, याद आ गया फॉर्मूला? तो आप देखेंगे रो ये निकल के आ गया, हैंस आपका रो भी आ गया। रो क्या होता है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया? रो बराबर M अपॉन में NE स्क्वायर अपॉन में टाउ। अब रजिस्टिविटी से आप देखेंगे, क्या रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है फॉर्मूले के हिसाब से? नहीं कर रही, क्योंकि लेंथ तो है ही नहीं। क्या रजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये चीज़ भी साबित हो जाती है कि रजिस्टेंस जो है लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करती। किसके? कंडक्टर के। तो वो किस पे डिपेंड करती है? अब देखिए M कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं सकता। E कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो रो जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? रो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो रो कम। और रो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम पे। तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? दो। तो रो जो है वो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड नहीं करता, रो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल हैं। और दूसरा डिपेंड करता है किस पे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के। यानी अगर आपका बहुत जल्दी कॉलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत जल्दी कॉलिजन हो रहा है, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत जल्दी से हो रहा है तो टाइम बहुत कम होगा। तो जब टाउ कम होगा तो रो क्या होगा? ज़्यादा। यानी अगर आपका कॉलिजन ज़्यादा जल्दी से हो रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में 10 कॉलिजन हो रहे थे, अब 1 सेकेंड में क्या हो रहे हैं? 20 कॉलिजन हो रहे हैं। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कॉलिजन की। क्या बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अब कम टाइम में ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं। कम टाइम में क्या हो रहे हैं? तो आपका टाउ घट गया है। टाउ घटने से क्या है? रजिस्टिविटी बढ़ गई है। दोबारा समझिए, टाउ का मतलब होता है दो कॉलिजन के बीच का टाइम कितना लग रहा है। पहले मान लीजिए 10 कॉलिजन हो रहे थे 1 सेकेंड में, अब हो रहे हैं 20 कॉलिजन 1 सेकेंड में। पहले 10 कॉलिजन 1 सेकेंड में हो रहे थे, अब 20 कॉलिजन 1 सेकेंड में हो रहे हैं। तो अब के लिए जो 20 कॉलिजन 1 सेकेंड में हो रहे हैं, उनमें 10 कॉलिजन कितने टाइम में होंगे? आधे सेकेंड में। कितने में होंगे? तो आपका टाइम घटा कि नहीं घटा? तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखना, जब कॉलिजन तेज़ी से होने लगें, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो टाउ घट जाता है, और टाउ घट जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, फटाफट डाल लो बेटा इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ठीक है, यह रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट कंडक्टर में पैदा कहाँ से होता है, कहाँ से जनरेट होता है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक मेटालिक कंडक्टर लिया है, जिसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जो कि उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बीच में इनको जो है बहुत सारे कटायंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कटायंस। और ये कटायंस जो हैं ये मूव नहीं कर सकते, बस ये वाइब्रेट करते हैं। तो ये कटायन क्या करते हैं? बस वाइब्रेट करते हैं, दे कैन नॉट मूव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये रास्ते में आने वाले जो कटायंस होते हैं उनसे क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। और ये कॉलिजन कंटिन्यूस रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनका टकराना जारी रहता है। ठीक है, और यही जो कॉलिजन हो रहा है इनका इलेक्ट्रॉन्स का, किसके साथ में? कटायंस के साथ में, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरी बात ये, जितनी तेज़ी से ये कॉलिजन हो रहा होगा, मतलब कितने समय में कितने ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कॉलिजन की, जैसे 1 सेकंड में पहले मान लो 10 हो रहे थे लेकिन अब 20 हो रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कॉलिजन की। तो जब आपकी कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी जब आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो है यानी F बढ़ जाती है,
तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, कॉलिजन के बीच का टाइम, वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, इन्वर्स। ठीक है, तो जब आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मान लो किसी वजह से कॉलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हो, किसी की वजह से भी हो, आपके कॉलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, यानी कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी पहले जहाँ एक कॉलिजन होने में, मतलब एक कॉलिजन का गैप 1 सेकेंड था, वो कम हो गया है, क्या हो गया है, कम, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो रजिस्टिविटी होती है वो इसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली। तो जब टाउ घटेगा तो रजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपका किसी भी तरीके से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिजन कम समय में हो रहे हैं, तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम घटने से आपकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमने आपको रीज़न भी बता दिया कि रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है कंडक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन मेटेलिक कंडक्टर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है मूव कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। भावना तो कह रही है, मैं तो सर दूसरा इस्तेमाल करती हूँ। कोई बात नहीं, चलने दो बेटा वीडियो वीडियो चल के जाएगी कहाँ, मोबाइल के अंदर ही रहेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल in presence of electric field। ये बेटा नीचे वाला बाद में लिखना, ये वाला बाद में लिखना, इतना वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग these free electrons continuously collide with positive ions, जो क्या थे, मेटल कटायंस थे, जो कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव, एंड देयर मूवमेंट, देयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, इज अपोज्ड। दिस रिजल्ट एज resistance in metallic conductors। ठीक है, और यही रेजिस्टेंस का क्या होता है, कारण होता है मेटालिक कंडक्टर्स में। उतार लो बेटा फटाफट। तो एक सवाल हमारे पास ये उठता है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है या उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, वहीं पर कुछ मेटल अलॉयज़ जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटेन, मैंगैनिन, इनकी रेजिस्टिविटी या इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है वो करीब करीब 60 गुना यानी 60 टाइम्स ज़्यादा होती है, किससे, कॉपर वायर से या कॉपर से। ठीक है, तो क्या कारण है कि जो ये अलॉयज़ होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, सर्किट में मैंने बैटरी लगा दी है और एक नाइक्रोम का वायर लगा दिया है। जैसे मैं करंट पास करूँगा इसमें से बहुत सारी हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। इसे नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं आपके हीटर के, या फिर जो आयरन हो गया, प्रेस हो गई आपकी, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं नाइक्रोम से। तो क्या कारण है कि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो देखिए ये जितने भी आपके अलॉयज़ हैं ये कम से कम इसके अंदर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे नाइक्रोम हो गया, इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, निकल,
क्रोमियम एंड आयरन। क्लियर है। अब इन तीनों एलिमेंट्स का चार्ज अलग होता है। अगर निकल और क्रोमियम की बात करें तो उनका चार्ज अलग हो गया कि नहीं हो गया। निकल पे कितना चार्ज रहता है निकल के आयंस में 2+, और क्रोमियम के आयंस में कितना चार्ज रहता है 3+। तो एक तो उनका चार्ज अलग है, दूसरा इनका साइज अलग है। क्या अलग है? साइज। तो जब ये अलॉयज बनते हैं तो इनमें जो पैकिंग होती है वो रैंडम हो जाती है। कैसी पैकिंग हो जाती है? रैंडम। यानी मैंने कहा कि अगर ये मेरा मेटल अलॉय का वायर है तो इसके अंदर जो पैकिंग होगी वो क्या हो जाती है? रैंडम हो जाती है। तो ये देखिए, ये बड़े वाले आयंस हैं और ये कौन से आयंस हैं? छोटे आयंस हैं। तो इसके अंदर जो आयंस की पैकिंग है वो कैसी हो जाती है? रैंडम हो जाती है। यानी आयंस पैकिंग इज रैंडम। जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें ऑर्डर्ड होती है। कैसी होती है? ऑर्डर्ड होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मान लो इसको मैंने प्लस माइनस दे दिया, तो क्या होगा? उनकी जो कॉलिजन की संख्या है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जो ये मेटल अलॉयज होते हैं इनके केस में क्योंकि डिसऑर्डर्ड या रैंडम अरेंजमेंट होता है आयंस का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उनकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कॉलिजन की संख्या किसी समय में वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। यानी बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहे हैं। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मेटल अलॉयज होते हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, कांस्टेंटाइन, मैंगनीज हो गई, इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इनके हाई होने का कारण ये है क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं जिनका साइज़ और जिनका चार्ज दोनों अलग अलग होता है। इसलिए इनके अंदर जो एटम्स या आयंस की जो पैकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो उनका कॉलिजन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप लिखेंगे सिंस these metal alloys, ये डायग्राम दोनों उस तरफ बनाना राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सिंस these metal alloys are made up of 2 or more than 2 elements having, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, different charge and size, hence charge. Due to this, the packing of these ions is very random. ठीक है, hence the drifting electrons collide very frequently with these ions, which results in decrease in relaxation time, and consequently increase in या consequently having very
हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फटाफट डाल लो बेटा इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर किन किन प्रकार के चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर का वायर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करवाते हैं। इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो गए, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, HCl सॉल्यूशन हो गया, इस तरह के एसिड या बेस के सॉल्यूशंस हो गए, इनके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर सोडियम आयंस होते हैं और क्या होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, जो कि किसका काम करते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। इस तरह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह हो गया, जर्मेनियम वगैरह हो गया, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज माने जाते हैं और होल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं, और इन दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम होती है। बाकी होल्स के बारे में आप जो है सेमीकंडक्टर्स में पढ़ोगे। दोबारा समझिए, इलेक्ट्रॉन्स जिस लोकेशन को खाली कर देते हैं उस लोकेशन पे हम मान के चलते हैं एक होल बन गया है। क्या बन गया है, होल। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास अभी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, मैंने अपनी जगह बदल ली और मैं आगे चला गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। उस होल का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा, और किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो होल्स, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो है दो प्रकार के जो है चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मोबिलिटी क्या होती है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ मोबिलिटी की, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ मोबिलिटी क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी, सो इट इज द, हम ऐसे लिखेंगे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर in a conducting material is the drift velocity of those charge carriers in a यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्रिफ्टिंग लिख लो या मूविंग लिख लो, इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जो मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर्स की, वो एक्चुअल में उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं, और किस फील्ड में, एक ऐसे फील्ड में जिसकी वैल्यू 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट। तो मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला होता है, या मैथमेटिकली जो इसका एक्सप्रेशन आता है, वो आता है मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1 यूनिट, तो मोबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, VD के बराबर हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फील्ड, यूनिट। तो जब E की वैल्यू 1 हो जाए तो म्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा, VD के बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, जो आपकी मोबिलिटी है वो किससे रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे रिलेटेड है, यानी मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, 1 यूनिट हो, ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए अब डेरिवेशन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की। तो आपको पता है कि जो VD होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था, E टाउ अपॉन में M,
अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, किसकी बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। अगर कोई और चार्ज कैरियर है तो उसका चार्ज लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, चार्ज, ई की जगह उसका चार्ज लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई सिंबल दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर हम आयंस लेंगे तो कोई और सिंबल लिखेंगे, म्यू आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अगर होल्स के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, होल्स के लिए, तो म्यू एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू एच। तो म्यू ई बराबर वी डी की वैल्यू डाल दो वहाँ से, ई टाओ अपॉन में एम ई से ई कट गया तो आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपका जो मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की किसके अंदर, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर, उसकी वैल्यू आ गई ई टाओ अपॉन में एम। तो देखिए ये आ गई वैल्यू, ये फॉर्मूला आ गया। इस तरह से अगर आप होल्स की निकालना चाहते हैं, किसकी निकालना चाहते हैं, होल्स की, तो अब मैं क्या लिखूंगा, म्यू एच बराबर, होल्स का चार्ज भी कितना होता है, ई होता है, लेकिन उसका मास अलग होता है, तो हम यहाँ पे एम एच लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख दें, एम ई लिख दें। ये होल्स के लिए आ गई, किसके लिए आ गई, होल्स के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आ गए आपके, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया वी डी अपॉन में ई, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज स्क्वायर मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले में से किसी से भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। लेकिन कभी भी जो है हम एरिया कंडक्टर का क्या स्क्वायर मीटर में निकलता है, नहीं, बहुत छोटा एरिया होता है बेटा, ये स्क्वायर मीटर में प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि किस में है, उसमें नहीं है। लेकिन ये तो एरिया दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये तो एरिया की यूनिट है ना। तो जो एरिया होता है या एरिया से रिलेटेड जो डायमेंशंस होते हैं वो कभी भी आपका कंडक्टर के केस में क्या है, मीटर में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में होते हैं। तो यहाँ पे जो ये तो बेशक से ये ऐसा यूनिट है, लेकिन ये नॉन प्रैक्टिकल है। कैसी है, नॉन प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट हो गई इसकी, जो प्रैक्टिकल यूनिट हो गई वो हो गई स्क्वायर सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट। कन्वर्जन है 1 स्क्वायर मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड बराबर 10 पर पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स इन एनी टाइप ऑफ कंडक्टर, वेदर इट इज अ मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स। तो ये हमारे पास उसकी फॉर्मूला आ गया। तो याद रखना, इसमें जो है आपको यहाँ पे चार्ज रखना है, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है जो कॉलिजन के बीच है, किसके बीच है, और यहाँ पे उस कैरियर का मास रखना है। अगर आयन है तो आयन का मास रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखना है, और अगर होल है तो होल का मास रखना है। बेटा फटाफट उतार लो। ओके, हम जानते हैं कि जो मोबिलिटी होती है और जो करंट होता है उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। किसके केस में, मेटालिक कंडक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर लिया है मैंने, से और कॉपर वायर। इसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। करंट की डायरेक्शन आपकी प्लस से माइनस है। इस जो वेलोसिटी है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपने पढ़ा है कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, कि जो करंट होता है मेटालिक कंडक्टर्स के केस में, दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। किसके वजह से होता है, खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, ANEVD। क्लियर है, ANEVD होता था। और हमको ये भी पता है कि जो मोबिलिटी होती थी दैट इज़ इक्वल टू VD अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से VD बराबर कितना आ गया, आ गया ये। तो VD की जगह ये रख दीजिए, तो आपका ANE म्यू ई। सो दिस इज, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आप बताइए किस किस के बीच में रिलेशनशिप आ गया, I एंड
म्यू के बीच में। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दूं तो आई किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। यानी जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो आपका करंट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो ये तो बात हुई मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। किसके केस में, इस तरह से हम सेमीकंडक्टर के केस भी ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स। तो जो आपका टोटल करंट होता है वो सम होता है इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है एंड जो होल्स के कारण करंट बन रहा है। अब आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो यहीं से हम देख लेंगे आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए एन आई ई की वैल्यू। एन की जगह हम एन ई लिखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई सेम रहेगा, म्यू ई लिखेंगे यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है दोनों के लिए। प्लस में आई एच की जगह ए एन एच, ई सेम रहेगा, दोनों का चार्ज सेम है क्योंकि म्यू एच ई। क्या चीज़ कॉमन है बेटा इसमें, ए कॉमन है, ई कॉमन है, कैपिटल ई कॉमन है। तो अंदर क्या बचा बेटा, एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। तो ये किसके लिए आ गया, सेमीकंडक्टर्स के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके, उतार लीजिए फटाफट जरा इसको, सेमीकंडक्टर्स वाला भी।